जानते हैं भाई कि कथा कहानी कहने और सुनने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। आपका कल्याण होने वाला। अरे कथा सुनानी है तो इनकी सुनाइए ना, इन क्रांतिकारियों की सुनाइए। कथा सुनानी है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुनाइए। कथा सुनानी है बाबा साहेब अम्बेडकर की सुनाइए। कथा सुनानी है ज्योतिबा फुले की सुनाइए। कथा अगर सुनानी है तो उस संघर्ष की कथा सुनाइए। ये जो पाखंडियों के द्वारा लिखी गई कथाएं हैं, ये जो भागवत है, इनको ठोकर तुम नहीं मारोगे तब तक ये तुम्हें जलील करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके पुरखों के द्वारा लिखी गई है और इनके पुरखों ने इन्हें कहा है ये तुम्हारे कमाने खाने का धंधा है। अगर इस पर कोई हाथ डालेगा, कोई पटेल हाथ डालेगा, दलित हाथ डालेगा या कोई यादव हाथ डालेगा तो उसको बाहर कर दो। हम कहते हैं कि हमें खुद ही इन चीजों से बाहर होना चाहिए और हमें संघर्ष के उस दौर को हमारे हमारे मनुष्यों ने क्या कहा है। मनुष्यों में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी ले लीजिए, हमारे जो हमारी पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष को ले लीजिए। उन्होंने क्या कहा था, जब तक समाज में एकता और समानता स्थापित नहीं होती तब तक राजनीतिक आजादी बेमानी है। इस राजनीतिक आजादी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने क्या कहा था कि जब तक इस समाज के अंदर की ये जो खाइयां हैं ये पार्टी नहीं जाती तब तक अंग्रेजों के चले जाने से हम आजाद नहीं होंगे। हम जय भीम। मैं मेवालाल और मैं आज बात करने के लिए आया हूँ। ऐसे हमारे मेहमान हैं कि जो महिला हैं और ब्राह्मण समाज की बेटी हैं। इनसे समझूंगा कि जो अभी उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश कहा जाता है, वहाँ इटावा में एक कथावाचक हैं, यादव समाज से हैं। वो कथावाचक करने गए, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और कहा जा रहा है कि उन्होंने जात क्यों छिपाई। मैं बहन जी से समझूंगा कि आखिर जात छुपाना अपराध है या जात पूछना अपराध है। क्या इस तरह से केवल एकाधिकार ब्राह्मणों का ही कथावाचक करने का है कि बाकी जातियां भी कथावाचक कर सकती हैं? इस तरह से देश में क्या जो जाति व्यवस्था है किसने बनाया और ऊंच नीच क्यों बनाया है, ये सारी सवाल अपने बहन हमारी जो है ये सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, इसे समझूंगा कि आखिर आप कैसे इसको देखते हैं। बहन से लेना चाह रहा हूँ, क्या यादव को, पटेल को, पाल को, बैस को, ठाकुर को ही कथा सुनाएगा और ब्राह्मण सभी जाति को कथा सुनाएगा? देखिए, हम तो एक बात जानते हैं भाई कि कथा कहानी कहने और सुनने से किसी का कल्याण नहीं होने वाला। आपका कल्याण होने वाला। अरे कथा सुनानी है तो इनकी सुनाइए ना, इन क्रांतिकारियों की सुनाइए। कथा सुनानी है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सुनाइए। कथा सुनानी है बाबा साहेब अम्बेडकर की सुनाइए। कथा सुनानी है ज्योतिबा फुले की सुनाइए। कथा अगर सुनानी है तो उस संघर्ष की कथा सुनाइए। ये जो पाखंडियों के द्वारा लिखी गई कथाएं हैं, ये जो भागवत है, इनको ठोकर तुम नहीं मारोगे तब तक ये तुम्हें जलील करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनके पुरखों के द्वारा लिखी गई है और इनके पुरखों ने इन्हें कहा है ये तुम्हारे कमाने खाने का धंधा है। अगर इस पर कोई हाथ डालेगा, कोई पटेल हाथ डालेगा, दलित हाथ डालेगा या कोई यादव हाथ डालेगा तो उसको बाहर कर दो। हम कहते हैं कि हमें खुद ही इन चीजों से बाहर होना चाहिए और हमें संघर्ष के उस दौर को हमारे हमारे मनुष्यों ने क्या कहा है। मनुष्यों में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी ले लीजिए, हमारे जो हमारी पार्टी के संस्थापक कॉमरेड शिवदास घोष को ले लीजिए। उन्होंने क्या कहा था, जब तक समाज में एकता और समानता स्थापित नहीं होती तब तक राजनीतिक आजादी बेमानी है। इस राजनीतिक आजादी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने क्या कहा था कि जब तक इस समाज के अंदर की ये जो खाइयां हैं ये पार्टी नहीं जाती तब तक अंग्रेजों के चले जाने से हम आजाद नहीं होंगे। हमारी काले अंग्रेजों की गुलामी इससे भी बदतर होगी। इसीलिए समाज को एक और क्रांति के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वो सामाजिक क्रांति की आज दरकार है। कथा भागवत कहने की दरकार बिल्कुल नहीं है। कथा भागवत कहते रहे जिनको इनसे फायदा है। इस समाज को इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। समाज को फायदा होगा महापुरुषों के जीवन, उनके विचार को अपनाने से और उनके विचार को लेकर घर घर अलग जगाने से। मैडम, जो ये कृत्य किया है उस घटना में क्या वही दोषी है? और जो उस गांव के लोग कुतर्क कर रहे हैं, उसने जात छुपाया, उसने ब्राह्मणों से पैर छुआया, क्या वो दोषी नहीं है जो कुतर्क करें? और वही बिल्कुल दोषी हैं और दोषी ये व्यवस्था है, क्योंकि इस व्यवस्था ने उन्हें ज़ॉम्बीज बना दिया है। उनको ऐसे लंपट और आवारा बना दिया है जिनको मानव मूल्यों का एहसास ही नहीं है। मानव मूल्य उन्हें जानते ही नहीं है। वो मानव मूल्य क्या है कि किसी यादव ने कथा के लिए तुमने बुलाया, उसने कथा पढ़ने के लिए प्रयास किया
और उसके बाद तुम्हें अपनी रोटी रोजी पर तिवारी और या पंडित या दीक्षित या जो भी हैं उनको अपनी रोटी रोजी पर ये वार दिखाई दिया कि अरे ये कमाने लग गए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रोटी का संकट तो सब जगह है। क्यों जरूरत पड़ी है उनको कथा कहने की? क्योंकि रोटी चाहिए, रोटी रोजगार के संकट के कारण। नहीं तो क्यों जाएंगे ये कथा पढ़ने? है कथा पढ़ना कोई बहुत सम्मान का काम है? ये निहायत मतलब मूर्खता का काम है कि निहायत घटिया काम है कि आप बहुत सारे लोगों को बिठाकर कई कई घंटे कई कई दिन तक वो पुरानी कथाएं कहते रहे जिनका आज कोई महत्व नहीं है। वो सदियों पुरानी चीजें उस जमाने के लिए ठीक थी। आज आप बैठ जाइए ना, बच्चे भूखों नहीं मर जाएंगे। अगर 7-7 दिन की भागवत चलेगी और कोई काम पे ही ना जाए, उस जमाने में चलता था, क्योंकि उस जमाने में किसी की ड्यूटी नहीं ऐसी होती थी कि 12-12 घंटे उसे रोटी कमा के लानी है तब काम होगा। ये समाज जो उनका साथ दे रहा है, जो उन लोगों का साथ दे रहा है जिन्होंने इनके साथ अन्याय अत्याचार किया, यादव होने के नाम पर जलील किया, और उनका साथ देने वाले लोग भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। कोई जातिवादी छुपाने की बात नहीं है, और जाति छुपा रहे हैं तो तुम्हारे ही कारण छुपा रहे हैं कि तुमने उनको इतना नीचा समझ रखा है कि वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बेचारे सरनेम चेंज करके जातियां छुपा के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये समाज उन्हें हे दृष्टि से देखता है। तो इस समाज को दृष्टि सुधारने की जरूरत है। वो जाति छुपाने वाले गुनहगार बिल्कुल नहीं है, ये समाज गुनहगार है जो जातियों के नाम पर इंसान की इंसानियत की पहचान करता है कि ये कितना ऊंचा और कितना नीचा है। हम कहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर इंसान के रूप में जन्म लिया है, उसके मानव मात्र होने के अधिकार हैं, और अगर वो शिक्षित है और अगर वो कथा वाचन के लायक है तो वो कथा पढ़ने का अधिकार रखता है। जो उसे इस अधिकार से वंचित करता है, असंवैधानिक मूल्य हैं उसके, वो असंवैधानिक कार्य हैं उसके, और इस सिस्टम को, इस सरकार को, इस पुलिस और प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि संविधान की जो मूल्य हैं वो तभी स्थापित होंगे। लेकिन ये लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं सत्ता में बैठे लोग, क्योंकि इन्हें पता है इनका वोट बैंक हिल जाएगा। इनके जो वोट बैंक है ना 31-30%, वो जो है वो हिल जाएंगे। कह रहे हमारे कि कितने दिन तक तुम उनको धोखे में रखोगे भाई? ब्राह्मण या जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके बच्चों को रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? इनके बच्चों को भी नहीं मिल रहे हैं, किसी के बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है। केवल मुट्ठी भर 1-2% लोग जो विदेशों में पढ़ रहे हैं और वहां से आकर हमारे ऊपर सत्ता में बैठ जा रहे हैं। तो ये एक जो जहर फैलाया जा रहा है ब्राह्मणों को या ऊंचे वर्ग के लोगों को, कहते हैं दलित तुम्हारी नौकरी खा गए। दलितों को कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ 500 साल ये किया, आज तुम क्या कर रहे हो? अडानी अंबानी को सारा देश बेच रहे हो और जहर फैला रहे हो जातिवाद का। है दलित को या यादव को या तुम इसलिए मार दोगे कि वो कथा पढ़ रहा है? ये शर्मनाक बात है। इसके लिए हमें संघर्ष के लिए बाहर निकलना चाहिए, खड़े होना चाहिए। देश को, मानवता को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए जरूरी है कि उन महापुरुषों के विचारों को घर घर पहुंचाया जाए। और कॉमरेड शिवदास घोष के इस विचार को लेकर ही हम आज ये बातें कह पा रहे हैं। और ये विचार जिसके पास पहुंचेंगे, सावित्रीबाई फुले के, राजा राममोहन राय के, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के, ज्योतिबा फुले के विचार जहां पहुंचेंगे वहीं शिक्षा का प्रकाश फैलेगा और वहीं पर मानवता के मूल्यों की स्थापना होगी। इसीलिए हम ये बात आपसे कहते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए आम जनता तक भी, और उन जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचे कि भाई कितने दिन तक तुम इन खोपड़ियों को लेके लड़ते रहोगे? अपने आप को इस बाहर निकालिए जंजाल से, उन्नति और प्रगति का रास्ता लीजिए, वैज्ञानिक जीवन जिए, ना कि उस अंधता में डुबकी लगाकर और यादवों पे अत्याचार करें या दलितों पे करें या किसी और पे करें। तुम पे खुद अत्याचार हो रहे हैं। मैडम, कहा जाता है मैडम कि कर्म बड़ा होता है, जात बड़ा नहीं होता है। तो ये जो कथावाचक कर रहे थे, तो क्या ये पंडित में आएंगे, क्या किस में आएंगे ये? देखिए, हम तो हर उस व्यक्ति को पंडित मानते हैं जो सच्चा ऊंचा जीवन जीता है, मानव मूल्यों को लेकर जीता है। वो हर एक पंडित है, चाहे वो किसी भी समाज में पैदा हुआ है, किसी भी जाति में पैदा हुआ है। जातियां तो हमने बनाई है ना, ये तो ना भगवान ने बनाई। विश्व में कहीं पर भी जातियां नहीं है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक ही जैसे स्किन के, एक ही जगह पर रहने वाले, एक ही जैसा जीवन जीने वाले लोगों में इस तरह के भेद हो? यूरोप में हम देखते हैं काले गोरे का भेद है, यहाँ तो एक ही जैसी चमड़ी वाले लोगों के साथ जाति के नाम पर भेद किया जाता है। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और जो वो कर्म की बात है, वो कर्म किसने बनाए? उन सत्ता में बैठे ऊंचे लोगों ने ही, कुछ जो लोग उनके लिए काम कर रहे थे, बल्कि उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए। अगर गंदगी एक दिन साफ ना हो, अगर गटरों में ये लोग उतरकर कोई काम ना करें, तो जीवन नरक बन जाएगा। तब इनकी पवित्रता और तब इनका ब्राह्मणत्व कहाँ जाएगा? जब ये सब लोग, और मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिन ऐसा एक संघर्ष खड़ा करना चाहिए कि विश्व के, क्या भारत के सारे मजदूरों को, सारे दलित और पिछड़े और जितने भी मजदूर वर्ग है, वो सारा 2 दिन के लिए काम बंद करके दिखाए। किसानों ने 13 महीने सड़क पर आंदोलन किया, ये 3 दिन आंदोलन कर देंगे ना एकजुट होकर, इनकी सारा ब्राह्मणत्व और सारी जो कथा भागवत
जमीन पर आ जाएंगी, सारे नाक रगड़ेंगे, लेकिन ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं क्यों? क्योंकि शिक्षा की रोशनी से दूर है। मैडम, जो कथावाचक जिसका अपमान हुआ है, अखिलेश यादव ने उनका सम्मान किया है, उनको ढोल हारमोनियम ये दिया है, कुछ पैसा दिया है। वहीं कुछ साल महीना पहले मध्य प्रदेश की एक बेटी है, उन्होंने भी पटेल। कथा पटेल थी, हाँ। तो उन्होंने कथावाचक जब किया तो उनको कहा कि अगर आपको इतना पंडित बनने का शौक है तो ब्राह्मण से शादी कर लीजिए। तो वहां तो अखिलेश यादव चुप थे, लेकिन इसमें यादव के नाते उसको सम्मान कर रहे हैं। बहुत ही अपमानजनक स्थिति है, बहुत अपमानजनक है। और मैं तो अखिलेश यादव जी या विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं सबको चैलेंज करती हूँ कि यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कास्टिस्ट सिस्टम। तुमने क्यों नहीं जातियों से बाहर निकलकर संघर्ष का रास्ता लिया? चुनाव में तुम चुन चुन कर उन्हीं लोगों को टिकट देते हो जो जहां पर वोट बटोरने की व्यवस्था होती है। आज यादवों को तुम बांट रहे हो कि 20,000 का चेक, 10,000 का चेक, या तुम दे रहे हो ढोल मंजीरे और ये। अरे स्कूल धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हो? हैं? 50,000 स्कूल बंद कर दिए, लाखों स्कूल, पूरे देश में कई लाख स्कूल बंद कर दिए। ये यही स्कूल थे जहां से शिक्षा की रोशनी फैलकर इस जातिवाद का खात्मा होना था, जातिवाद और असमानता का खात्मा ना हो। इसलिए ये सारी पार्टियां एक साथ उन चीजों को बढ़ावा देती हैं जो इनको वोट बटोरने में सहायक हो। आज अगर अखिलेश यादव या दूसरे किसी भी पार्टी के लोगों को ये दिख रहा है कि यहाँ पर इस जाति के मुद्दे को लेकर हम वोट में अपनी वो बढ़ा सकते हैं, चाहे वो ये क्या है, भीम आर्मी वाले हैं, चाहे यादव अखिलेश यादव हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी है, ये सारे वोट की राजनीति के चलते इसके साथ खड़े होंगे। ये अदरवाइज इस पूरे बहुजन समाज को ऊंचे उठाने के लिए कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। केवल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ये केवल चुनाव जीतने का संघर्ष करते हैं। ये वो लड़ाई जो सड़क पे लड़ी जानी चाहिए, जो विचार लेकर संघर्ष का, समानता का, सोशलिज्म का ये दावे करते हैं, वो उसके लिए इनको सड़कों पे उतरने की औकात नहीं है। केवल हम ही लोग लड़ सकते हैं उस लड़ाई। मैडम, मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्या अब यादव को समझ लेना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, आप भी एक दलित के समान हो? इस पूरे समाज को समझ लेना चाहिए कि 2% लोगों को छोड़कर ये पूरा समाज आज दलित है। ये सिर्फ थूक लगा के कलेजा ठंडा करने से काम नहीं चलेगा। रोटी रोजी पर संकट है तुम्हारे लिए। आज कभी पाकिस्तान से युद्ध, कभी गाजा में युद्ध, कभी इधर युद्ध, कभी उधर युद्ध, युद्धों में झोंका जा रहा है मानवता को। तो तुम दलित हो, तुम सारे दलित हो, यादव भी दलित हो, हम ब्राह्मण भी दलित हैं। अगर हम मानव मूल्यों को छोड़कर दलित और स्वर्ण की लड़ाई में उलझे रहेंगे तो जो मानवता पर संकट इस पूंजीवाद साम्राज्यवाद के चलते छाया हुआ है, इस संकट की तरफ आंख ही नहीं जाएगी। है 300 लोग मर गए प्लेन क्रैश में, है सैकड़ों लोग मर गए अभी बेसरन और इसके झगड़े में, है हजारों लोग, 50,000, 60,000, 70,000 लोग मर गए गाजा में, है इनके यूक्रेन में कितने दिनों से, मणिपुर में कितने दिनों से मानवता की हत्याएं हो रही हैं। कितने दिनों से घर घर जाकर आप देख लीजिए, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी उसमें कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। क्या ब्राह्मणों के बच्चे सुरक्षित हैं? अंकिता भंडारी जैसी लड़की को इन्होंने मार के, वो ब्राह्मण नहीं थी, वो भी दलित की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि महिलाएं इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। दो ही तरह के लोग रह गए हैं। एक वो जो आज चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, वो अगर सत्ता में पहुंच गया है, वो भी अगर अरबों खरबों का मालिक बन गया है तो वो भी उसी वर्ग का हिस्सा बन जाता है। और अगर कोई ब्राह्मण भी निम्न वर्ग के उसमें उसके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो भी दलित से भी नीचे चला जाता है, क्योंकि दलित तो तब भी गुजारा कर लेगा, मुस्लिम तब भी गुजारा कर लेगा, लेकिन ये ब्राह्मणों के बच्चे केवल लंपट और आवारा होकर गौरक्षक बनते हैं या उटपटांग कामों में लगते हैं, तब वो दलितों से भी नीचे, क्योंकि उनके कर्म मानवता के खिलाफ होते हैं। तो हम तो ये चैलेंज देते हैं इस पूरे समाज को कि लड़िए, बात करिए, मानवता की बात करिए, जातियों में मत उलझिए, सांप्रदायिकता में मत उलझिए। अभी देखिएगा आप, अब एक हफ्ते 15 दिन की बात है, सारे दलितों के बच्चे कावड़ कंधे पे लटका के घूमते मिलेंगे आपको। कितनी शर्म की बात है। कहाँ ये राजनीतिक दल कहाँ चले जाते उस समय? क्यों नहीं उन बच्चों को समझाते कि भैया कावड़ से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। वहां पे नशेड़ी, वहां पे जुआरी, वहां पे स्मगलर, मैडम, वहां तो फूल बरसाए जाते हैं ना। देखिए कितना बड़ा धोखा है। वो सत्ता जो एक कथा नहीं पढ़ने दे रही एक यादव को, वहां पर दलितों के बच्चों के ऊपर फूल बरसाएंगे। कितना बड़ा धोखा है। नहीं समझ में आ रही है बात? क्या नहीं समझोगे? कब तक नहीं समझोगे? तुम्हारे चढ़ावे पे, तुम्हारे दक्षिणा पे
ये व्यवस्था कायम है, तुम्हारी मेहनत पे ये व्यवस्था कायम है। मैडम जो लास्ट में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो कथावाचक वहाँ पर जात छुपाई है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है? नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। वो जात छुपाने का जो कारण है, असल में तो मुझे नहीं पता कि छुपाई कि नहीं छुपाई, और अगर छुपाई, इस देश में करोड़ों लोग जात छुपाते हैं, तो तुम क्या सब पे एफआईआर करोगे? जात छुपा के मैडम SC/ST के सर्टिफिकेट बना के नौकरी के ले रहे हैं। नौकरी आईएएस कितने पकड़े गए हैं, उनको क्यों एफआईआर करते हो? तुम्हारी हिम्मत है? पीएमओ के वो बन के कितने दिन तक वहां पर रहा वो, एक व्यक्ति JNK में है पीएमओ का ऑफिसर बन के, कितने, अभी एक जो महिला कितने उस पे सर्टिफिकेट, झूठे सर्टिफिकेट बना के आईएएस बन गई थी SC/ST के नाम पे, तो उन पर सब पर एफआईआर करो तुम, जो झूठे सर्टिफिकेट बनाकर RWS के कोटे में एडमिशन पाते हैं स्कूलों में, जो झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरियां पाते हैं, पूरी नौकरियां लेकर चले जाते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि तुम उनके साथ हो, क्योंकि तुम्हारा उनके साथ, क्योंकि दोस्ती तो किसकी है? पैसे वालों की, सत्ता की, और पुलिस कचहरी थानों की। आज दोस्ती पैसे से रह गई, तो ये पैसे की दोस्ती, ये पूंजीवाद जो है, पूंजी के शासन कर रहा है, यहाँ पर मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मानव मूल्य मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस धर्मांधता को, पाखंड को छोड़िए। एक कांवड़ लाने और गुरुओं के और इनके पीछे, गुरुओं के पीछे कौन जा रहे हैं? यही बेचारे गरीब लोग जो अपनी समस्याओं से परेशान है। कांवड़ लेने कौन जा रहे हैं? यही बेचारे गरीब लोग। इनको बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम कांवड़ लाओ, तुम शिव जी की भक्ति करो, तुम ये कल्याण हो जाएगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारा बच्चा पास हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ से होगा? ये तो उनको सत्ता में बैठे लोग उलझा के रखे हुए हैं कि कहीं ये सही विचार, सही चिंतन के साथ ना जुड़ जाएं। हमारे जैसे लोगों को देशद्रोही बताया जाएगा, हमारे जैसे लोगों को समाज विरोधी बताया जाएगा, धर्म विरोधी बताया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है ये सच्चाई समाज को, इन गरीबों को पता नहीं लगनी चाहिए कि उनका कल्याण किस बात में है। उनका कल्याण कांवड़ लाने में नहीं है, उनका कल्याण कथा सुनने और पढ़ने में नहीं है, उनका कल्याण गुरुओं के चेले बनने में नहीं है, उनका कल्याण महापुरुषों के आदर्शों पर चलने में है, उनके जीवन चरित्र को पढ़कर जीवन में उतारने और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष में उतरने में। मैडम लास्ट में, मोदी जी अब तो जो जात गणना है उसका ऐलान कर दिया, जात गणना कराएंगे, क्या लगता है कि अब मोदी सही रास्ते पे काम कर रहे हैं? देखिए, जाति गणना से क्या हो जाएगा? जब सारे संसाधन उठाकर बेच दिए, नौकरियां खत्म कर दी, ये सिस्टम टिका हुआ है मुनाफे पे। सरकारी डिपार्टमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जा रहा है लोगों को। तो अगर सब कुछ बेच दिया जा रहा है, अगर सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है, जाति जनगणना कर भी जातियां कौन से चांद पे पहुंच जाएंगी? जाति जनगणना भी वैसा ही एक जुमला है, जैसा जुमला हिंदू मुसलमान का है, जैसा जुमला ये आरक्षण का है। जुमले हैं ये, इनसे किसी का कल्याण नहीं हो रहा है। कल्याण होगा सामाजिक परिवर्तन से, कल्याण होगा इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने से, कल्याण होगा गरीब, वंचित, दलित, जिनकी मेहनत से ये सारा देश चल रहा है, सारी कायनात चल रही है, उनके हितों को जब प्रमुखता दी जाएगी, वो जब सत्ता में जाएगी, व्यवस्था परिवर्तन होके ये 1%, 2% की जगह 98% जनता जब उनके हित में जब व्यवस्था बनेगी, तब ही कल्याण होगा। जाति जनगणना से किसी का कोई कल्याण नहीं होने वाला। हाँ, एक जुमला जरूर है, जुमला जरूर है। जब आप देख रहे हैं कि सब कुछ एक एक करके बेचा जा रहा है, तब तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। स्कूल बंद किए जा रहे हैं तब नहीं बोल रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां प्राइवेट की जा रही है नहीं बोल रहे हैं, हमारे सिलेबस को इतना बर्बाद किया जा रहा है तब नहीं बोल रहे हैं, NEP के विरोध में पूरे देशव्यापी आंदोलन हम कर रहे हैं, उसमें नहीं बोल रहे हैं। जाति गणना इतनी बड़ी चीज हो गई कि जातिगत जनगणना होने से पूरा देश का कल्याण हो जाएगा, 98% जनता का कल्याण हो जाएगा। कभी नहीं होगा। कल्याण होगा संघर्ष में उतरने से। जैसा USSR में संघर्ष के बाद समाजवादी व्यवस्था कायम हुई, जैसे चाइना में संघर्ष के बाद समाजवादी व्यवस्था कायम हुई, ये समाजवादी व्यवस्था ही समाज का कल्याण कर सकती है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद समाज को गर्त में लेकर जाएगा, क्योंकि अब इसका खात्मा होने का समय आ गया है। और ये जो जाति और धर्म के जो बवंडर खड़े किए जा रहे हैं, युद्धों और आतंकवाद के बवंडर खड़े किए जा रहे हैं, ये इस व्यवस्था को बचाने के लिए लाइफलाइन बन रही है। ये इनको सांस मिल रहा है कि अच्छा, अब इसमें उलझ गए, चलो थोड़े दिन नहीं पूछेंगे कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। अब भाई कोई प्लेन क्रैश हो गया, बड़े खुश हैं कि अच्छा चलो चलो चलो, थोड़े दिन उलझ गए। अच्छा, बैसन में लोग मर गए, बहुत अच्छा। मतलब ये नेता जाकर वहां अपने फोटो खिंचा रहे हैं, ये उन पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। प्लेन क्रैश हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कितनी कितनी मतलब बुरी हालत है एयरपोर्ट्स की। अहमदाबाद एयरपोर्ट मैंने देखा है, तो मतलब जनता की जीवन की कोई कीमत नहीं है, रोज हादसे हो रहे हैं। उत्तराखंड में वो धर्म के नाम पर जाते हैं अपना वो करने के लिए, वहां पर उनके साथ क्या हो रहा है?
के साथ एक साल के अंदर 7 क्रैश हो चुके। वो जो मरते हैं वो हमारे और आपके बच्चे हैं। वो धर्म के नाम पर जिनको अंधभक्त बनाया जा रहा है। अभी अभी मैं रेखा गुप्ता का वो देख रही थी, कल इसमें हिंदू में आया हुआ है कि रेखा गुप्ता 10 लाख तक कांवड़ में कैंप लगाने वालों को देगी। तुम 10 लाख गरीब के 1200 यूनिट बिजली फ्री। वो गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों पर क्यों नहीं दे रही हो ये ध्यान है? गरीबों के बच्चों को तुम अंधभक्त बनाने में, धर्मांधता में धकेलने के लिए तुम 10 लाख दोगी। उनको तुम फ्री बिजली तुम घरों में नहीं दे रही हो, है? फ्री बिजली के लिए तुम शराब के ठेके तुम घर घर खुलवा रही हो। 6 महीने से हम यहाँ पे ठेके बंद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कोई बात सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन उनको नशाड़ी बनाने के लिए, उनको शराबी बनाने के लिए, उनको अंधभक्त बनाने के लिए, उनको पागल बनाने के लिए तुम 10 लाख दोगी और हजारों यूनिट फ्री बिजली दोगी, सेवा के लिए लंगर लगवाओगी। इससे शर्मनाक बात हो नहीं सकती रेखा गुप्ता जी आपके लिए। कितनी शर्मनाक स्थिति है इस देश की, और खास करके दिल्ली की, जिसकी तरफ पूरा देश देखता है, पूरा विश्व देखता है। तो कितनी कितने घरों में बुलडोजर फिरवा दोगी, है? घरों को बर्बाद तहस नहस कर दोगी, और उन्हीं के बच्चों को कांवड़ ले जाने के लिए फूल बरसाओगी, उन्हीं के लिए लंगर लगवाओगी। बहुत बेशर्मी की बात है, बहुत शर्मनाक है। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत आपने ना दुखती रग को छुआ कि भाई ये जो हो रहा है इससे हम बहुत आहत हैं। तो साथियों देख सकते हैं कि आप सुन रहे थे, शारदा दीक्षित है मैडम, ये बहुत जागरूक है। और इस एरिया में जो शराब का यहाँ ठेके चलते हैं, लोग पार्कों में दारू शराब पीते हैं, इनको उनको सही रास्ते में ले आने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको कई बार इनको जानलेवा हमला भी हुआ। मैं भी इनके साथ कई वीडियो बनाने के लिए आया था, लेकिन हमारे वो लोग माइक छीनने की कोशिश किया, हमारा कैमरा बंद करने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। तो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर देखना। मैं मेवालाल, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।